Yes, good evening, everyone. Very good evening to all of you. I hope you people are doing really well. और अगर आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स, गाइज. चैट थोड़ा सा जूम कर देना. ऑल राइट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पिछले सेशन में जब हम लोग साथ में थे तब हमने ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की. इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट की. ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि निर्धारित करता है कि क्या आप मेंस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे. राइट. फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट आई वांट टू टेल यू वो ये है कि जब आप एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तब इसमें बहुत सी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है. वो इसलिए क्योंकि कोई स्टैंडर्ड रिसोर्स नहीं नजर आता और यूपीएससी जो सवाल पूछती है वो भी बहुत अजीब हो गए हैं आजकल. आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्लास का कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा उससे. वो ये है कि नीलगिरी पर्वत है, वेस्टर्न घाट्स हैं भारत के अंदर, उसमें कौन सा मंकी है जो सोता है, कब जागता है, कौन सा ऐसा प्राणी है जो बिल बना के अंदर रहता है. अब इसका हमसे क्या लेना देना. सबसे इंपॉर्टेंट, और कौन सी किताब लिखेगी ये बात कि अच्छा ये बंदर दिन में सो रहा है रात में जाग रहा है. राइट. सो इसलिए थोड़ा सा ये सेगमेंट डिफिकल्ट हो जाता है. राइट. गुड इवनिंग टू एवरीवन. आई एम रियली डूइंग फाइन. एंड सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत है इस क्लास के अंदर, जहां पे आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की. इस सब्जेक्ट को कैसे डील किया जाता है, कैसे अप्रोच करेंगे हम इस सब्जेक्ट को, इन सब चीजों की. राइट. तो आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आगे आने वाले समय में जब आप इस सब्जेक्ट के साथ रूबरू होंगे तो उसमें किन बातों का आपको ध्यान में रखना है. फेयर इनफ. सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इस पूरे के पूरे सेगमेंट के अंदर हम कैसे इसको आगे लेके जाने वाले हैं, क्या इसकी महत्वता है, और इन सब चीजों को देखेंगे. और जिन लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है उनको बहुत 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 बधाई हो मेरी तरफ से. और जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है उन्हें दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है. देयर इज लॉट मोर टू अचीव इन फ्रंट ऑफ अस राइट नाउ. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सच एग्जाम जहां पे ये छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं. हमें एक बात को ध्यान में रखना है, आज का रिजल्ट हमारे इस एग्जाम में किसी भी तरीके से कोई भी रोल प्ले करने वाला नहीं है. आज अगर आप ये बात ध्यान में रख लें कि जो आप इस एग्जाम में परफॉर्म करोगे वही आपको सक्सेस दिलाएगा. राइट. चलिए, सो शुरुआत करते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से, और ये पूरा सेगमेंट क्या है, कैसे डील किया जाना है, इसके बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट थिंग, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर आपको मैं बताऊं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ऑल राइट. तो इट इज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. यहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को जानना. राइट. इंपॉर्टेंस का मतलब है कि इस सब्जेक्ट का क्या रेलेवेंस है हमारी इस प्रिपरेशन के अंदर. इस पूरे सब्जेक्ट का क्या रेलेवेंस रहेगा, इस पूरे सब्जेक्ट का क्या रेलेवेंस रहेगा यूपीएससी के अंदर. सेकेंडली, हम ये जानेंगे कि इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच टू दिस सब्जेक्ट. राइट. हाउ टू अप्रोच. सबसे पहला हम देखेंगे कि इसका रेलेवेंस क्या है, फिर हम देखेंगे कि इसको अप्रोच कैसे करना है. थर्ड सेगमेंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको नोट्स कैसे फॉलो करने हैं और प्रिपेयर कैसे करना है खुद को. और नोट्स एंड स्टडी मटेरियल.
फिर उसके बाद लास्ट भाग में हम कुछ डिस्कस करेंगे बेसिक्स को, प्लस वी विल डिस्कस सम ऑफ द बेसिक्स। ये मैं आपको बता देता हूं, कुछ हम बेसिक्स आज की क्लास में जरूर सीख के जाएंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम इस सब्जेक्ट को डील करने वाले हैं। आई होप यहां तक सबको पता लग गया होगा और सबको समझ में आया होगा कि आज की क्लास का एजेंडा क्या है। व्हाट्स आर टी? बेटा आप जब जो भी चैट में लिख रहे हैं मैं उसके साथ अलाइंड बिल्कुल नहीं हो पा रहा हूं। मुझे लगता है कि आप सब अभी अपने जो रिजल्ट है उसके नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें जो बात करनी है वो इस पे करनी है, क्योंकि यही निर्धारित करेगा कि हम आगे आने वाले समय में जिंदगी में क्या करने वाले हैं। ठीक है, कोई आईआईटी क्रैक किया, कोई नीट क्रैक किया, किसी का पेपर लीक हो गया, ये सारी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। राइट? सो चलिए, सबसे पहला जो बात है वो है इसके रिलेवेंस का। जब हम रेलेवेंस की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो रेलेवेंस दिखाई देता है किससे? रेलेवेंस दिखाई देता है इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन से। रेलेवेंस किससे दिखाई देगा? कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट? कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे ही तो पता लगेगा कि क्या है ये क्या नहीं। राइट? सो प्लीज मेक श्योर कि हमें यहां पे थोड़ा सा समझना है कि ये जो सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज रेलेवेंट फॉर बोथ प्री एंड मेंस। प्रीलिम्स में इसका क्या योगदान है और मेंस में क्या योगदान है। देखिए, हर साल ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, हर साल 15 सवाल आपको एनवायरमेंट के सेगमेंट में से प्रीलिम्स में दिख जाएंगे, एंड इट इज अ वेरी 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 बिग नंबर। राइट? सो अब एक बात समझो, अगर ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट से पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको यहां पे थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है? क्यों? क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप मेंस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। इट विल बी मेक और ब्रेक फॉर यू। मेक और ब्रेक का मतलब है कि आप मेंस तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं, वो एनवायरनमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। एंड अगर आप डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे, तो लेवल में मैं आपको बता देता हूं, ये कभी भी आसान नहीं होता है। इट इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, या तो मॉडरेट लेवल पे रहेगा या डिफिकल्ट लेवल पे रहेगा। इसलिए इस एग्जाम के अंदर यह डिसाइड करना भी जरूरी हो जाता है कि कौन से क्वेश्चंस को हमें करना है और कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है। क्या सब कुछ क्लास नोट्स में से होगा या किताबों में जो लिखा है वहां से होगा? नहीं, नॉट एट ऑल। पिछले साल जब पेपर आया, तब उस साल में जो मैंने एनवायरनमेंट पढ़ाया था, उसमें से 16 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन क्लास नोट्स में से थे, बट 5 क्वेश्चंस का हवा भी नहीं था किसी को कि वो कहां से पूछे गए हैं। राइट? तो हमें इतना मेक श्योर करना है कि हमारा सक्सेस रेट यहां पे इस पूरे सेगमेंट के अंदर, अगर हमारा सक्सेस रेट मोर देन 75% भी होता है, इसका मतलब है यू आर वंडरफुल, यू हैव डन वंडरफुल। राइट? वंडरफुल आपने परफॉर्म किया है। ठीक है? तो आप इस चीज को ध्यान से समझ लें, अभी अपने जहन में बसा लें। बाकी जो नंबर ऑफ मार्क्स और किसी को मैथ्स, किसी को कांग्रेचुलेशन चाहिए, तो वो इस चैट का हिस्सा ना बने। मेरी एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वायरमेंट है। ठीक है? सो यहां पे आप आगे बढ़ेंगे तो मेंस में पहुंचेंगे। मेंस में इतना बड़ा रोल इसका नहीं है। मेंस में एनवायरनमेंट जीएस पेपर 3 का पार्ट बनता है, और जीएस पेपर 3 में ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एनवायरनमेंट से लिंक होते हुए दिखाई दे जाएंगे। राइट? बेसिकली माना जाए अगर, तो ये लार्जली 32
40-50 मार्क्स के अंतर्गत आपको दिखाई दे जाएगा, राइट। 30 to 40-50 मार्क्स के अंदर दिखाई दे जाएगा। अगर लार्जली आप देखो इसको तो आप इसको 50 भी कर सकते हैं। 30 to 50 मार्क्स के अंदर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें समझना है कि इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम कैसे एनालाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताई कि अगर आप इस सब्जेक्ट का रेलेवेंस देखना चाहते हैं तो आप ये समझ लें प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए तो ये ऐसा है जो कि आप जान लगा दें, प्रीलिम्स में तो आप बिल्कुल इसको छोड़ ही नहीं सकते हैं। अगर मेंस लिखना चाहते हैं तो उसका रास्ता एनवायरनमेंट से होकर जाता है। जैसे किसी के दिल का रास्ता किसी के दिल से जाता है, वैसे मेंस का रास्ता एनवायरनमेंट के थ्रू होकर जाता है। अगर आप इस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट मेंस। नो मैटर व्हाट आपने कितना अच्छा परफॉर्म बाकी के सेगमेंट में किया और आप बहुत ही खराब परफॉर्म एनवायरनमेंट में करते हैं तो it will take you out of the race. So please, it is a humble request to be sincere in the class so that I can discuss what I want to deliver my wisdom with you people, right? अब आप समझें, देखो जो पूछ रहा है ना किस चीज का रिजल्ट है, मुझे भी नहीं पता। मैं तो चाहता हूं जिसका रिजल्ट आए अच्छा आए तो कांग्रेचुलेशन, बुरा आए तो दिल मत हारो। आगे की जमीन बहुत सारी अभी खाली है जिसपे अभी इतनी सारी क्रॉप्स को ग्रो करना है, आप पूछिए मत, है ना। तो आप आगे बढ़ें। और अब हमारा जो दूसरा पार्ट है, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट रेलेवेंस, सेकंड वुड बी हाउ टू अप्रोच, third would be notes and study material, and fourth in this class we are going to see the basics. So now when it comes to how to approach towards this subject, देखिए how to approach, जब आप इस पूरे सब्जेक्ट को अप्रोच करने की बात करते हैं तब सबसे पहले हमें इसको कैटेगराइज करना होता है। कैटेगराइज इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, कैटेगराइज इन डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट सेगमेंट्स। आपको डिफरेंट सेगमेंट्स में इसको क्या करना है, कैटेगराइज करना है। इसको मैं लिखता नहीं हूं, बस आपको बता दिया मैंने। अब वो सेगमेंट्स कौन कौन से हैं आप वो समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, मैं आपको बताता हूं अभी। देखिए जब आप इसको दिखते हैं तब आपको समझ में आएगा कि जो सेगमेंट्स हैं, लेट मी टेल यू द सेगमेंट्स। अब जो ये सेगमेंट्स हैं या इन्हें आप यूनिट्स कह दें, राइट, इसको मैंने हमारे इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर क्लासिफाई किया है। वो कौन कौन से सेगमेंट्स हैं? फर्स्ट सेगमेंट अगर हम देखें तो इसके अंदर हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी की एंड एनवायरनमेंट की, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जहां पे हम मेजर फोकस रखेंगे टर्मिनोलॉजीज पे, जहां पे हम मेजर फोकस रखेंगे कहां पे, टर्मिनोलॉजीज पे, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज पे मेजर फोकस हमारा रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको जो ये फोर्थ पोर्शन है बेसिक्स साथ साथ पढ़ाता जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलो अब देखो बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज को। जैसे कि आप एक बात समझो, टर्मिनोलॉजीज मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे दिमाग में आती हैं। सबसे पहला तो ये एनवायरनमेंट क्या है, ये एनवायरनमेंट क्या है। सेकंड टर्मिनोलॉजी आती है कि ये इकोलॉजी क्या है। इन दोनों को समझेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। फेयर एनफ, यहां तक सब लोग अलाइंड होंगे मेरे साथ, ठीक है। अब देखिए जब बात आती है आपसे पूछा जाए कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं,
तब आप बोलेंगे हाँ सर मेरा सराउंडिंग ऐसा है। तो पहला जो वर्ड आपके दिमाग में से निकलता है जैसे ही इन्वायरमेंट आप देखते हैं तो वो होता है सराउंडिंग। वो क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, पहला वर्ड जो आपके दिमाग में निकला वो क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, अब जो भी मैं लिख रहा हूं वो नोट्स बनाते रहना है, बट आपका मेजर पर्पस क्या है? वो है समझना। अब एक बात बताओ, मान लीजिए मैं एक बात बोलता हूं, यहां पे एक व्यक्ति है, दिस इज अ पर्सन, और इससे पूछा गया कि बेटा तेरा सराउंडिंग क्या है, इससे पूछा गया तेरा इन्वायरमेंट क्या है। ये बोलेगा सर मेरे इन्वायरमेंट में हवा है, मेरे इन्वायरमेंट में वाटर है, मेरे इन्वायरमेंट के अंदर कुछ एनिमल्स हैं, मेरे इन्वायरमेंट में कुछ ह्यूमंस हैं, मेरे इन्वायरमेंट में कुछ सनलाइट है। ये सारे मिलके मेरा इन्वायरमेंट बना रहे हैं। ठीक है, यही तो क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, समझो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो तीन कंपोनेंट्स आप देख पा रहे हैं, एयर, वाटर और सनलाइट, ये जो तीन कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं, इन तीनों कंपोनेंट में क्या मैं कह सकता हूं किसी में जान नहीं है, किसी में लाइफ नहीं है? क्या ये तीनों कंपोनेंट जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये तीनों कंपोनेंट नॉन लिविंग है? क्या ये तीनों कंपोनेंट लिविंग है या नॉन लिविंग है? सर ये तीनों नॉन लिविंग है। जबकि मैं एनिमल्स और ह्यूमंस को देखता हूं तो इसके अंदर जान है, ये लाइफ है, तो ये लिविंग कंपोनेंट्स हैं। ये क्या है? लिविंग कंपोनेंट्स हैं। बहुत बढ़िया। तो अब अगर मुझसे पूछे कोई कि इस व्यक्ति ए का एनवायरमेंट क्या है, तो मैं बोलूंगा एनवायरमेंट इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ, अब ये उसके लिए है जिसका मैथ्स बहुत वीक है, सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उनका जो सम टोटल है उसी को हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने ए का एनवायरमेंट पूछना है तो आप बोलोगे सर इसके एनवायरमेंट में एयर, वाटर और सनलाइट है, और इसके एनवायरमेंट में ये तो क्या हो गए सर? ये हो गए नॉन लिविंग कंपोनेंट, और इसके एनवायरमेंट में एनिमल्स एंड ह्यूमंस हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस हैं। ये क्या हो गए सर? ये सारे हो गए लिविंग कंपोनेंट। ये सारे क्या हो गए? लिविंग कंपोनेंट। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा? एनवायरमेंट बनेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप चैट बॉक्स के अंदर मुझे लिख के बताएंगे कि आपका एनवायरमेंट क्या है। जैसे मुझसे किसी ने पूछा सर अभी आप बताओ आपका एनवायरमेंट क्या है, मैं बोलूंगा मेरे एनवायरमेंट में बोर्ड, कैमरा, स्टाइलस, लाइट्स, डिसलाइट, ये सारे हैं। उसके साथ साथ मेरा जो स्टूडियो पार्टनर है, वो मेरे अराउंड छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या हैं? लिविंग कंपोनेंट हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं। इन सब का जोड़ दूंगा तो मेरा एनवायरमेंट बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। चेयर, टेबल, नोटबुक, एसी, अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो पीछे डंडा लेके मम्मी, ये सारे किसका भाग बन जाएंगे? मेरे एनवायरमेंट का भाग बन जाएंगे। बिल्कुल। लैपटॉप, पेन, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड यू, उनका सम टोटल कर दोगे, वही आपका क्या होगा? एनवायरमेंट होगा। वही आपकी क्या होगी? सराउंडिंग होगी। बहुत बढ़िया, राइट। अभी तक जितने भी लोग लिख रहे हैं उनमें सब लोग सिर्फ नॉन लिविंग चीजों को लिख रहे हैं, बट लिविंग चीजों को भी आपने लिखना है। अब वो मुझे बोलेगा सर मेरे अराउंड लिविंग कुछ है ही नहीं। मैं बोलता हूं कि आपके अराउंड लिविंग कुछ है, बट वो आपको दिख नहीं रहा। जैसे कि
छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनको आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, वो सारे किसके अराउंड हैं? आपके अराउंड हैं। उसी को क्या बोला जाता है? एनवायरमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब मेरे पास एक दूसरा चैलेंज आया, वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? अब एक बात बताओ, इकोलॉजी, जहां पे ये वर्ड लॉजी आ जाए, इसका मतलब क्या है? ये आया है कहां से? लॉगस से। लॉगस का मतलब होता है, जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था, सिस्टमैटिक स्टडी, है ना? ये क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी। अब बताओ, सिस्टमैटिक स्टडी करें तो किसकी करें? तुम्हारी, मेरी, इस पंखे की? नहीं, किसकी सिस्टमैटिक स्टडी करें? फिर मेरे को लगा कि थोड़ा इसको हम एनहांस करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं। इस एग्जाम्पल में देखना, यहां पे एक डियर है, हिरन। ठीक है, ये हिरन ना यहां पे जो उपलब्ध ग्रासेस हैं, इन ग्रासेस को खा रहा है, इन ग्रासेस को खा रहा है। यहां पे क्या है? ग्रासेस हैं। ये क्या है? ग्रासेस हैं। अब हिरन का काम क्या है? इस ग्रास को खाना। ठीक है, डियर इज कंज्यूमिंग दिस ग्रास। मैंने पूछा कि इस हिरन का एनवायरमेंट बता दो मुझे, क्या है? तो उसने बोला कि सर, हिरन के ऊपर सनलाइट है। बिल्कुल ठीक है सर, हिरन के ऊपर सनलाइट है। हिरन के ऊपर सनलाइट तो है ही, हिरन पानी भी पी रहा है, हिरन सांस ले रहा है, तो एटमॉस्फेयर भी है यहां पे। ठीक है सर, हिरन खाना खा रहा है, तो हिरन ग्रासेस पे भी निर्भर है, और हिरन को खाने के लिए यहां पे एक टाइगर भी है, यहां पे एक टाइगर भी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने पूछा व्हाट इज द एनवायरमेंट ऑफ डियर। अब आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे डियर का एनवायरमेंट क्या है। एनवायरमेंट ऑफ डियर इज इक्वल टू सनलाइट प्लस टाइगर प्लस एटमॉस्फेयर। ये एटीएम एटमॉस्फेयर है, एटीएम मशीन नहीं है, प्लस वाटर प्लस ग्रासेस। ये सारा उसका एनवायरमेंट है। सर, ये दोनों भाग तो क्या है? लिविंग है। ग्रासेस लिविंग है ना? हाँ जी सर, लिविंग है। प्लांट्स, ग्रासेस लिविंग होते हैं। ये तीनों चीजें क्या हैं? नॉन लिविंग हैं। ये नॉन लिविंग है। तो लिविंग और नॉन लिविंग का मैंने सम टोटल कर दिया, तो एनवायरमेंट आ गया डियर का। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, क्या ये हिरन इस लिविंग और नॉन लिविंग के साथ इंटरैक्ट कर रहा है? यस और नो? क्या ये डियर इंटरैक्ट कर रहा है इन सब के साथ? क्या इसका इंटरेक्शन टाइगर के साथ है? हाँ सर, भाग रहा है ना टाइगर से। क्या इसका इंटरेक्शन ग्रास से है? हाँ सर, घास खा रहा है, जिंदा रह रहा है। क्या इसका इंटरेक्शन सनलाइट के साथ है? जी हाँ। वाटर के साथ पानी पी रहा है, हवा में सांस ले रहा है, तो यस, इट इज द इंटरेक्शन। सो हमें जानना है कि ये डियर इन सारे कंपोनेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, राइट? सो जैसे ये सारे इंटरेक्शंस होंगे ना, इस इंटरेक्शन की सिस्टमेटिक स्टडी जो होती है, इस इंटरेक्शन की सिस्टमेटिक स्टडी जो है, सिस्टमेटिक स्टडी जो है, इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। इसे हम बोलते हैं इकोलॉजी, राइट? इसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। सो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ, अब देखो डिफाइन कर रहा हूं, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंटरेक्शन ऑफ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग component with its surrounding, with its surrounding।
जो उसका सराउंडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, उसके साथ जो इसका ये लिविंग कंपोनेंट है, इस लिविंग कंपोनेंट के सराउंडिंग के साथ जो इसका इंटरेक्शन है, उसकी सिस्टमेटिक स्टडी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। राइट? ये स्टडी अबाउट एनवायरमेंट नहीं है, ये स्टडी अबाउट इंटरेक्शन ऑफ लिविंग विद एनवायरमेंट है। ये बहुत जरूरी है, वर्ड याद रखना। ये क्या है? इंटरेक्शन ऑफ लिविंग कंपोनेंट, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग कंपोनेंट, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग कंपोनेंट विद इट सराउंडिंग। आई होप सबको समझ में आया। फटाफट बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जो बोल रहा है कि ये सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनवायरमेंट है, ना 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 ना, ये सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनवायरमेंट नहीं है, ये सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ, ये है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग कंपोनेंट विद, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो इट इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग कंपोनेंट विद इट्स सराउंडिंग। अरे समझ में आ गया? चले, इसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। मेरा इंटरेक्शन विद माय एनवायरमेंट इज एन इकोलॉजी, उसकी स्टडी इज इकोलॉजी। हाँ, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम भी है, ठीक है, अंडरस्टूड, ग्रेट, बहुत बढ़िया। 99% लोगों को समझ में आ गया, 1% धीरे धीरे समझ जाएंगे, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके इन सारी टर्मिनोलॉजी को बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। ऐसी बहुत सी टर्मिनोलॉजी होंगी जिसको हम यहां पे देखेंगे। राइट? समझ में आ गया? फटाफट जवाब दो, इकोलॉजी समझ में आया? ठीक है। अब मुझसे किसी ने पूछा, सर आप ये बताओ इको का मतलब क्या है? देखो बेटा, ये जो वर्ड है ना, ये दो चीजों से मिलके बना है। एक होता है इकोस और एक है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी। और मेरे प्यारे बच्चों, जो इकोस वर्ड है उसका मतलब होता है हाउस, उसका मतलब होता है हाउस या ऐसी जगह जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे लोग रहते हैं। राइट? सो इकोस का मतलब है हाउस, और इसको हम वैसे देखें तो ये कुछ नहीं, नेचर का घर है, नेचर्स हाउस, नेचर्स हाउस, नेचर्स हाउस। ठीक है? ठीक है, देखो, नेचर जो है ना, नेचर जो है वो तो आपका इन्वायरमेंट है, उसके अंदर आप कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो। उस घर के अंदर, नेचर आपका घर है, उस घर के अंदर दो लोग रहते हैं, एक लोग जिंदा हैं, एक लोग नॉन लिविंग हैं। वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उसकी अगर पढ़ाई करोगे तो उसे इकोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है? नो नो नो, इट इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। उसका इंटरेक्शन जो है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डन। ठीक है, चलिए, ये हमें एक बात समझ में आई, जो हमारा होगा पहला सेगमेंट। दूसरे सेगमेंट के अंदर, जो दूसरा सेगमेंट हम इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, इसके अंदर हम बात करेंगे एक और टर्मिनोलॉजी की, जिसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इसको समझते हैं। यस, अब हम आते हैं दूसरे भाग पे, साथ साथ समझाता भी जा रहा हूं इसीलिए। ठीक है? अब देखो, थर्ड भाग आया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है।
बायोडाइवर्सिटी क्या है? चलिए, अब मुझे सब लोग एक जवाब देंगे कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी? कैसी बावली बात कर रहा भाई। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, इकोलॉजी में इंटरेक्शन देख रहे हैं हम जिंदा और मृत लोगों के बीच में। हाँ, रिलेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसकी स्टडी। वैरायटी, विभिन्नता, वेरी गुड। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएबिलिटी। कितनी वेरिएबिलिटी है, कितनी वैरायटी है, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। दूसरा वर्ड है यहां पे बायो। बायो में हम क्या पढ़ते हैं? लाइफ को पढ़ते हैं। तो बायो का मतलब यहां पे है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। अब अगर आप किसी एक एरिया के अंदर हैं, ध्यान से देखना, अब आप इस एरिया के अंदर हैं, इस एरिया के अंदर 3 रैट्स, 5 कैट्स, 7 डियर्स और 7 डियर्स, 2 टाइगर्स, 5 मंकीज, ये सब हैं। क्या यहां पे लाइफ की वैरायटी है? यस और नो? सो जितने ज्यादा डिफरेंट लाइफ आपको दिखाई देंगी वो होगा डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंस नहीं होता। यस। अब एक बात बताओ, यहां पे सिर्फ 4 मंकी, 2 टाइगर और 6 डियर हैं। आप मुझे बता दो किसमें, आप मुझे जवाब देना, ए और बी, कहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है? टेल मी। कहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा है? ए और बी? बिल्कुल, हियर बायोडाइवर्सिटी इज मोर। बहुत बढ़िया। अब एक बात समझो, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, ये भी देखते हैं। देखो इसको कैसे समझते हैं। मान लो मैंने बोला यहां पे ग्रास, ग्रास को खा रहा है डियर और डियर को खा रहा है टाइगर। ठीक है, या ऐसे करो, इसको ऐसे ले लो, अब बार बार डियर टाइगर हो जाएगा। ग्रास को खा रहा है ग्रास होपर, ग्रास होपर को खा रही है लिजर्ड, लिजर्ड को खा रहा है स्नेक और स्नेक को खा रहा है आउल। ये क्या होता है बेटा? दिस इज व्हाट वी कॉल एज फूड चेन। ये क्या है? फूड चेन है। कौन किसको खाता है वही तो पता लगता है, फूड चेन। अब मुझसे किसी ने पूछा कि सर इंसान कहाँ है यहाँ पे, मैंने बोला इंसान इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इंसान मंगलवार को तो वेजिटेरियन होता है और सोमवार को नॉन वेजिटेरियन। तो कहाँ रखूं उसको? मंगलवार को ग्रास खा रहा है ना, और सोमवार को चिकन खा रहा है, तो इसको हमने क्या बोला, इसलिए ह्यूमंस को नहीं रखा। तो फूड चेन है। अब एक बात बताओ, अगर किसी कारणवश ग्रास होपर खत्म हो जाते हैं दुनिया में, तो क्या लिजर्ड खत्म हो जाएंगे? अगर किसी कारणवश ग्रास होपर खत्म हो जाते हैं तो क्या लिजर्ड खत्म हो जाएंगे? यस, ये खत्म हो जाएगा।
और अगर लिजर्ड खत्म हो गया तो स्नेक खत्म हो जाएंगे, स्नेक खत्म हो गया तो आउल खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ ये एक ही चेन है, अगर सिर्फ जो लोग नो बोल रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं बेटा कि लिजर्ड जो है वो ग्रास होपर के अलावा कुछ और भी खा रहा है, वो क्या हो सकता है? लिजर्ड मान लीजिए कुछ और ऑर्गेनिजम्स को खा रहा है, ठीक है, और लिजर्ड को स्नेक की जगह पे मान लीजिए फ्रॉग खा रहा है, राइट। अब एक बात बताओ, पहले की सिचुएशन और दूसरे की सिचुएशन में बायोडायवर्सिटी ज्यादा कहां पे हुई? यहां पे ऑर्गेनिज्म की जगह इंसेक्ट्स लिख दो, चलो 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 इंसेक्ट्स लिख दो। अब बताओ, पहले बायोडायवर्सिटी ज्यादा थी या अब ज्यादा है? पहले बायोडायवर्सिटी ज्यादा थी या अब है? फर्स्ट और सेकंड? सारे बोल रहे हैं सेकंड। इसीलिए अब अगर बताओ ग्रास होपर खत्म हो गया तो क्या लिजर्ड जिंदा रह पाएगी? हां जी। मतलब लिजर्ड के पास ऑप्शंस ज्यादा होने चाहिए खाने के। उसके पास जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतनी ज्यादा वैरायटी होगी, और जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी, है ना? तो एक बात बताओ, क्या ये पूरा पूरा का पूरा सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं होगा? जी हां। अगर मान लो मैं कहता हूं बायोडायवर्सिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब होता है जो वैरायटी है वो क्या है? ज्यादा है। अगर वैरायटी ज्यादा है तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शंस जो हैं खाने के लिए वो क्या हैं? ज्यादा हैं। और अगर ऑप्शंस ज्यादा हैं तो अगर आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो सिस्टम है वो स्टेबल होगा। सिस्टम इज स्टेबल। इसीलिए हम चाहते हैं कि बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें। अब एक बात, मोर स्टेबिलिटी इन द सिस्टम, बिल्कुल नहीं। इंसेक्ट कुछ और खा रहा होगा, इंसेक्ट खा रहा होगा, बट मैं तो लिजर्ड के परिदृश्य से देख रहा हूं ना, कि अगर ग्रास ऊपर चला जाता तो लिजर्ड बेचारा खत्म हो जाता। बट लिजर्ड के पास भगवान ने, नेचर ने और बड़े सारे ऑप्शंस दे दिए कि तू बेटा चल इसको खा ले। अगर वो तभी तो मिला जब डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइफ है, ठीक है बेटा। इसलिए जब सिस्टम को स्टेबल रखना पड़ता है, इसके लिए हमें बायोडायवर्सिटी को क्या करना पड़ेगा? कंजर्व करना पड़ेगा। बायोडायवर्सिटी का क्या करना पड़ेगा? कंजर्वेशन करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, अब मुझसे किसी ने पूछा, सर मुझसे किसी ने पूछा, बिल्कुल सही बात है, मुझसे किसी ने पूछा कि सर ये बायोडायवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है? बायोडायवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है? चलो मैं फिर से समझा देता हूं, ध्यान से समझना। देखो, बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि कितनी ज्यादा वैरायटी है। इसको ऐसे समझो, आप है ना एक दुकान पे जाते हो कुर्ता लेने, ठीक है? उस दुकान पे सिर्फ एक ही टाइप का कुर्ता है, और दूसरा दुकान पे जाते हो जहां पे 10 तरीके की वैरायटी है। आपके पास ऑप्शन ज्यादा कहां पे है? दूसरे में। तो आपकी जो स्टेबिलिटी है कुर्ता खरीदने में वो कहां पे आएगी? मुझे ये बता दो। सेकंड में। यहां पे भी तो यही है। अगर लिजर्ड के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता, ग्रास होपर, तो लिजर्ड का कार्यक्रम तय हो जाता अगर ग्रास होपर खत्म हो जाता ना। तो सेकंड दुकान पे, यहां पे अब क्या है? बिल्कुल ये भी सेकंड दुकान की तरह ही है। जितना ज्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे खाने के, तो उसमें ऐसा होता है ना, कोई बात नहीं, एक आता इस पूरे सिस्टम में निपट भी गया तो मैं कुछ और खा लूंगा, है ना? ऐसा कर लेंगे। इसीलिए बायोडायवर्सिटी चाहिए। अगर मान लो वैरायटी नहीं है, बायोडायवर्सिटी नहीं है,
तो लिजर्ड बेचारी बैठी है ग्रास होपर के केस में, और ग्रास होपर खत्म हो गया, लिजर्ड कहती है भूखा रह गया तो मेरा भी कार्यक्रम तय हो गया। ठीक है, प्रथमेश जी पहले आप अपने आप पे ध्यान दें। ठीक है, अब एक बात समझ में आई कि कंजर्वेशन जरूरी है। फिर किसी ने पूछा कि कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? सर, बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, बायोडायवर्सिटी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो मुझसे पूछा किसी ने कि सर हाउ? मैंने बोला इस दुनिया में एक प्राणी आया जिसने सबको तबाह करने का ठाना है। वो कौन है? ह्यूमंस। अब वो बोला कि हम इतने इतने तो वो नहीं है कि ये सारे के सारे जानवरों को मार डालें। मैं बोला ना 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 ना, हम ऐसे नहीं मारते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो दो सिचुएशन, दो व्यक्ति हैं, एक के पास घर है, एक के पास घर नहीं है। पर्सन ए जिसके पास घर है, पर्सन बी जिसके पास घर नहीं है। आप मुझे बताएंगे कि जो जिसके पास घर नहीं है वो ज्यादा सेफ है, जिसके पास घर है वो? ऑफ कोर्स सर, जिसके पास घर है रहने को, वो लू, आंधी, बारिश, तूफान इन सबसे सेफ है। और जिसके पास घर नहीं है वो किसी ना किसी दिन, लू चल रही है तो हीट स्ट्रोक से खत्म हो जाएगा, किसी ना किसी दिन बारिश आ गई बह जाएगा। तो ये देखो ना, समझे? तो इसलिए सेफ जिसके पास घर है वो है। अब मैंने बोला कि ह्यूमंस का नंबर बढ़ गया, ये एक जंगल है, दिस इज अ फॉरेस्ट, ये एक फॉरेस्ट है इतना, और इस फॉरेस्ट में बड़े सारे जीव जंतु रह रहे हैं, ए बी सी डी ई सारे जीव जंतु रह रहे हैं। मैंने इस फॉरेस्ट को काट दिया। जब इसका डिफॉरेस्टेशन कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, तब आप मुझे बताएंगे डिफॉरेस्टेशन के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण इनका सबका घर खत्म हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो क्या बायोडायवर्सिटी लॉस होगा? यस, ऑफ कोर्स यस, बायोडायवर्सिटी लॉस विल बी देयर। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नो वन वांट्स टू बी माय फ्रेंड। सही बात है, यही तो जगह है फ्रेंड बनाने की ना। खुद के दोस्त बन जाओ भाई ना। ये जीवन साथी .com तो है नहीं जहाँ पे आपको दोस्त और मैच ढूंढना है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो इस लाइक अंडमान प्रोजेक्ट ह्यूमंस, और ह्यूमंस ने क्या किया? लॉस ऑफ हैबिटेट, लॉस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है हाउस। उनके जो घर हैं उनको क्या कर दिया? तबाह कर दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए, डन रहा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड सेगमेंट। थर्ड सेगमेंट के अंदर क्या आएगा? थर्ड सेगमेंट के अंदर ये जो बायोडायवर्सिटी है, इस बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, इकोसिस्टम के लिए, वी विल हैव सम इंडियन लॉज एंड एक्ट्स। ये पढ़ने हैं। जैसे, बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट, हाँ बिल्कुल, यहां पे लिख लो जिनको लग रहा है ना, वो जिनको लग रहा है वो एकदम सही है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ठीक है, बट अभी इसके लिए कोई पूरा असेसमेंट आएगा उसके बाद पता लगेगा, बट फॉर द टाइम बिंग आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, ऐसे ही ना एक मूवी आई जिसका नाम था हम साथ साथ हैं। उसमें कोई एक्टर थे,
वो उस मूवी की शूटिंग के दौरान उनको मन किया, वो जंगल में गए। जंगल में जाते जाते उनको लगा कि यार जाते जाते अपने आप पता नहीं कहीं से एक गोली निकली और किसी एक ब्लैक बक की जान चली गई। अपने आप ही हो गया ये सब कुछ। बाद में पता लगा किसी ने चलाई है ये। तो अब उनको सजा तो होनी चाहिए। क्या हम हंटिंग कर सकते हैं? नहीं। क्या मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूं, मैं तो बस एक जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो उस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में कोई भी किसी की जान तो नहीं ले सकता। इसके लिए क्या आया? कुछ एक्ट आया। क्या मैं कह सकता हूं कि हमें वायु प्रदूषण से बचना है, उसके लिए कोई एक्ट चाहिए? बिल्कुल सही है सर, चाहिए। तो उन सारे एक्ट और इंडियन लेजिस्लेशंस को हम यहां पे पढ़ेंगे। राइट, कहां गया? ये रहा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो ये वाइल्ड लाइफ है, इसको प्रोटेक्ट करना है ना हमने, प्रोटेक्शन एक्ट, ये आया था 1972 के अंदर। फिर हमने देखा हवा के प्रदूषण को बचाने के लिए एयर एक्ट, वाटर पोल्यूशन को बचाने के लिए, वाटर को पोल्यूट होने से बचाने के लिए, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट आया जिसे बोला गया वाटर एक्ट ऑफ 1974, है ना। फिर हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए एक एक्ट आया जिसे एयर एक्ट बोला गया। फिर आप जानते हैं भोपाल गैस में ट्रेजेडी हुई थी, है ना, वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। तो ये सारे एक्ट भी हमने पढ़ने हैं, ये सारे एक्ट हमने पढ़ने हैं। ये होगा हमारा थर्ड सेगमेंट, ठीक है। ठीक है, व्हाट इज एक्ट, दैट इज मेन क्वेश्चन। अरे बेटा, इतना तो मेरे को समझ में आता है कि तुम्हें पता होगा, है ना। अभी जैसे अरावली का एक्ट नहीं आया बेटा, अभी आया था अरावली के लिए, तो वो डिफरेंट था, उसके लिए आंदोलन चला। वो फॉरेस्ट एक्ट में आएगा और एमएमडीआर एक्ट में आएगा, वो हमें यहां नहीं पढ़ना, फॉरेस्ट एक्ट्स पढ़ेंगे। जंगलों को बचाने के लिए हमारे पास कुछ एक्ट्स आएंगे, राइट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये 1980 में आया। बाकी मैं एटसेट्रा लिख रहा हूं, ठीक है, डन रहा, ठीक है। चलिए, है ना। इसके बाद अगला कंपोनेंट कौन सा होगा सर? फोर्थ यूनिट। सर फोर्थ यूनिट वुड बी क्लाइमेट चेंज। फोर्थ यूनिट वुड बी क्लाइमेट चेंज, राइट। अब ये फोर्थ यूनिट क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा। अब आप एक बात बताएं मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज हम इसको खत्म ही कर लेते हैं। वेदर और क्लाइमेट, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। अब आज मौसम अच्छा हो गया तो आप बोलते हैं ना कि वेदर अच्छा हो गया, आप ये नहीं बोलते क्लाइमेट अच्छा हो गया, वेदर अच्छा हो गया। हाँ हाँ, सब पढ़ेंगे, UNFCCC भी पढ़ेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल भी पढ़ेंगे, है ना। देखो क्या होता है, वेदर जो है, ये होता है, वेदर जो है बच्चा, इसका लॉन्ग टर्म एवरेज, वेदर का लॉन्ग टर्म एवरेज ही क्लाइमेट होता है। लॉन्ग टर्म एवरेज ही क्या है? क्लाइमेट है। और अगर वेदर के अंदर कुछ चेंज हुआ और वो चेंज
लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट कर गया, लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट कर गया मतलब लॉन्ग टर्म तक रह गया, लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट कर गया, तो इससे क्या चेंज हो जाएगा, इसे ही बोलेंगे हम क्लाइमेट चेंज। जैसे मैं आपको बताता हूं, आज से 15 साल पहले डे टू डे फिनोमिना, बिल्कुल। क्लाइमेट इज लॉन्ग फिनोमिना, बिल्कुल। सारे सही बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेदर तो है डे टू डे, राइट, और इसका ही लॉन्ग टर्म जो प्रोस्पेक्ट है उसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म जो है उसी को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, मान लो मान लो 1980 से 1990 तक जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर था जून का 30 डिग्री सेल्सियस। 1991 से लेकर 2026 का ये टेम्परेचर, मान लो यहां पे इसको ऐसे बोलो कि ये था 40 डिग्री सेल्सियस और ये हो गया अब 42 डिग्री सेल्सियस। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो टेम्परेचर है ये चेंज हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। क्या धरती पहले से ज्यादा गर्म हो गई है? बिल्कुल। इसी को बोलते हैं, इसको हमने क्या बोला, टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड। बट ये 1 साल का है या 20-22 साल का है? सर ये 20-22 साल का है और ये इतना लंबा पीरियड है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की क्या हो चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है। इसी को हमने क्या बोला, ग्लोबल वार्मिंग बोला। बिल्कुल, क्या हो चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है। डन रहा। अब इससे क्या इंपैक्ट होगा, इससे क्या इंपैक्ट होगा, आप खुद बताओ, इंपैक्ट क्या होगा। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया बताता हूं कैसे सोचते हैं, समझो। ये ना मेरा पहाड़ है एक, ठीक है, इस पहाड़ के ऊपर एक ग्लेशियर है, ये आइस है, ठीक है। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, या इसको ऐसे लिख दें, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो क्या ये आइस जो है ये मेल्ट होगी? बिल्कुल सही बात है, आइस मेल्ट होगी। आइस मेल्ट होगी तो यहां पे जो नदी निकल रही है, इस रिवर का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही बात है। यहां पे समुद्र में पानी जा रहा है नदी का, तो क्या सी का लेवल बढ़ जाएगा? हाँ सर, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, सी लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नदी में लेवल बढ़ जाएगा तो क्या बाढ़ आएगी? हाँ सर, फ्लड्स आ जाएंगे। तो क्या ग्लोबल वार्मिंग से फ्लड्स आएंगे? हाँ जी। सी लेवल इंक्रीज होगा? जी हाँ। राइट। अर्थ डिसबैलेंस होगी? जी हाँ। लैंड पे इश्यू होगा? जी हाँ। आज आप जो मालदीव्स घूम के आना चाहते हैं, घूमाओ भाई, घूमाओ। वैसे तो अभी अभी के लिए आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैव रिक्वेस्टेड एवरीवन टू स्टॉप द ट्रेवल, बट फिर भी आगे आने वाले समय में जब सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है, घूमाना बेटा, क्योंकि आगे आने वाले 20-22 साल बाद मालदीव्स नहीं दिखेगा नक्शे में, डूब जाएगा समुद्र के अंदर। वाई ग्लोबल वार्मिंग? क्योंकि आप गाड़ियां बहुत चलाते हैं, क्योंकि आप एसी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम बड़े सारे प्रयास कर रहे हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है मेजर बात। हाँ, पैसा भी नहीं है इतना, ये भी बात ठीक है। मैं भी भले टाइम पे घूम आया जहां घूम के आना था। ठीक है।
डन रहा। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब जो चौथा सेगमेंट होगा वो कौन सा होगा? चौथे सेगमेंट के अंदर हम बेटा डिस्कस करेंगे द फोर्थ एंड द नेक्स्ट सेगमेंट वुड बी पॉल्यूशन। ये सेगमेंट कौन सा होगा? पॉल्यूशन। दिस वुड बी द फिफ्थ सेगमेंट। 1 2 3 4, हाँ, फिफ्थ सेगमेंट। ए, इसको हम संज्ञा दें बी की, दिस इज बी, इसको हम संज्ञा दें सी की, ये होगा हमारा डी, ये होगा हमारा ई। पोल्यूशन। अब इसमें पोल्यूशन क्या होता है ये देखें। मालदीव्स और थाईलैंड, देखो अलग अलग विचार हैं लोगों के, अलग अलग एक्सपेक्टेशन हैं, उस हिसाब से आप ट्रेवल करें, है ना। आई हैव बीन टू यूरोप, आई हैव बीन टू मॉरिशियस, मैं ना मालदीव गया हूं ना थाईलैंड, तो मेरे को अभी थोड़ा कम मालूम है ना। हाँ जी, ये सारे रिलेटेड टू ईवीएस हैं बच्चा, है ना। अब पोल्यूशन क्या है, देखो पोल्यूशन को समझते हैं। बेसिक सारे क्लियर कर रहा हूं आज, ताकि लेटर ऑन स्टेज में आपको दिक्कत ना आए। देखो इसको ऐसे लेते हैं, ये है मेरा इन्वायरमेंट, दिस इज माय इन्वायरमेंट। ये मेरा इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब इस इन्वायरमेंट के अंदर मैंने एडिशन कर दिया, एडिशन ऑफ अनडिजायर्ड कंपोनेंट्स, अनडिजायर्ड कंपोनेंट्स, अनडिजायर्ड कंपोनेंट्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, ठीक है। क्या ये इन्वायरमेंट की जो हेल्थ है उस पे इंपैक्ट पड़ेगा? हेल्थ पे क्या एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा? एडवर्स या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है। तो इस पे क्या पड़ेगा? एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, यस और नो? बेटा अंटार्कटिका भी निपट जाएगा, राइट। इसीलिए हम इसको बोलेंगे इट इज नथिंग बट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इसे हम क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पे प्लास्टिक ऐड कर दिया तो ये क्या होगा सर? प्लास्टिक पोल्यूशन क्रिएट करेगा, प्लास्टिक पोल्यूशन क्रिएट करेगा। अगर मैंने यहां पे सॉलिड वेस्ट, डाइपर, ये सारे ऐड कर दिए तो क्या पोल्यूशन होगा? यस, पोल्यूशन होगा। क्या मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऐड कर दिया तो क्या पोल्यूशन होगा? हाँ जी सर, होगा। क्या मैंने एयर के अंदर कुछ गैसेस ऐड कर दी, केमिकल्स ऐड कर दिए पानी के अंदर, केमिकल्स ऐड कर दिए कहां पे? वाटर के अंदर, तो क्या इससे वाटर पोल्यूशन होगा? बिल्कुल सही बात है, इससे क्या होगा? वाटर पोल्यूशन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैंने एयर के अंदर कुछ गैसेस ऐड कर दी तो क्या इसमें एयर पोल्यूशन होगा? बिल्कुल सर, एयर पोल्यूशन होगा।
इस तरीके से हम इसे डील करेंगे। डन रहा? तो दिस इज हाउ। अब इससे हमें क्या पढ़ने हैं? इसके हमें इंपैक्ट पढ़ने हैं। पोल्यूशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पोल्यूशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये आ कहां से रहे हैं, इनका सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? क्या गाड़ियां चलाने से पोल्यूशन हो रहा है ना? ठीक है, एटसेट्रा, इसीलिए लिखा है, नॉइज पोल्यूशन वगैरह सब आ गया। फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे, सोर्स तो पता लग गया, इसके इंपैक्ट क्या होंगे। और तीसरा हमें यह भी जानना है कि इसको कम कैसे करें, पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें, पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये होगा हमारा पॉइंट नंबर ई। सो दैट इज अ हाउ हमने पूरे एनवायरमेंट को इन 5 भागों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ गया कि क्या क्या कैसे 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 आगे बढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप इट इज क्लियर। फटाफट बताना यस और नो। समझ में आया? यस। सो टर्मिनोलॉजी का मतलब बेटा होता है, जैसे टर्म्स होती हैं उनको टर्मिनोलॉजी कहते हैं। राइट? सो दिस इज हाउ वी आर। क्रिस्टल क्लियर? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक्स, थैंक्स टू ऑल। ठीक है, अब हमारी आज की क्लास का जो आखिरी एजेंडा है वो है नोट्स एंड स्टडी मटेरियल। कैसे होगा ये समझते हैं। तो लास्ट भाग जो है आज की क्लास का, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, कैसे करना है नोट्स एंड स्टडी मटेरियल का वो भी बताते हैं। देखिए, जो आपके क्लास नोट्स होंगे बेटा, इन क्लास नोट्स को कैसे बनाया गया है पहले बताता हूं मैं इन्हें। ये जो क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, इसमें सबसे पहले हम करेंगे पीवाईक्यू एनालिसिस। राइट? पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद हम यहां से आइडेंटिफाई करेंगे थीम्स को, थीम आइडेंटिफिकेशन। राइट? और इस थीम के बाद हम देखेंगे और कौन कौन सी जगह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड थीम्स। एक्सपेक्टेड थीम्स। राइट? अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो थीम आइडेंटिफिकेशन है, इस थीम आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम जो थीम्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इन्हें कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन।
चाहे वो एक्सपेक्टेड थीम हो, चाहे वो रिपीटेड थीम्स हो, इनके ऊपर होगा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम वापस प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज, प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज। इनसे क्या होगा? इनसे होगा एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर पाएंगे, एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू से क्या होगा? जो वैल्यू एडिशन होगा वो हम करेंगे यहां से। इससे हम क्या करेंगे? वैल्यू एडिशन। और जो वैल्यू एडिशन हो गया ये हमारी बकेट में ऐड हो जाएगा। बेटा पता क्या हुआ, जो व्यक्ति टर्मिनोलॉजी कॉम्प्रिहेंसिव इनका मतलब पूछ रहे हैं उनको मैं आपको एक बात बताता हूं। क्या हुआ, मानसिक विकास के इस दौर में इंसान बहुत आगे बढ़ते रहे। जो लोग 4 पैरों पे थे और जब 2 पैरों पे आए तब उनका एक बहुत बेहतरीन मानसिक विकास हुआ। उस मानसिक विकास की दौड़ में इंसान ने तकनीकी विकास किया। उस तकनीक में गूगल आया। गूगल में हमने अगर कुछ भी डाला तो गूगल उसका जवाब देगा। राइट। अब क्या हुआ, गूगल में कॉम्प्रिहेंसिव डाला तो उसका मतलब पता लग जाएगा, गूगल में वैल्यू एडिशन डाला तो उसका मतलब भी पता लग जाएगा। तो जो लोग इस मानसिक विकास की दौड़ में थोड़ा पीछे रह गए, मेरी उनसे सिर्फ एक यही उम्मीद है, वो ये है कि ऐसे इंग्लिश के वर्ड मुझसे ना पूछा करें, क्योंकि इसका जवाब आपको कभी भी मिल सकता है। राइट, कहीं से भी मिल सकता है। आप कॉन्सेप्ट को समझने पे जोर दें। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लाइमेट मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलो देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज प्रैक्टिस एमसीक्यू पीवाईक्यू। थर्ड जो हमारा स्टेज होगा, थर्ड जो हमारा पार्ट होगा बेटा, वो होगा इंटरलिंकेजेस। इंटरलिंकेजेस जब हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, इंटरलिंकेजेस एंड आंसर राइटिंग। इससे सब्जेक्ट कंप्लीटली कवर हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी सोर्स बुक क्या है? सोर्स बुक में आप एक सोर्स बुक मैं आपको बता देता हूं। सोर्स बुक के अंदर क्लास 12th बायोलॉजी ये आप पढ़ सकते हैं फॉर सेक्शन ए एंड बी। बेसिकली बायोडायवर्सिटी, ए मतलब इकोलॉजी एंड बी मतलब बायोडायवर्सिटी। ठीक है। और इसके भी आपको लास्ट फ्यू चैप्टर्स पढ़ने हैं। बट मैं आपको बता दूं, जो ये क्लास नोट्स होंगे, इस क्लास नोट्स में सब सिंथेसिस मिलेगा, हर चीज का समाधान मिलेगा। एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ऑलमोस्ट everything will be covered with updation with current updation। जो करंट अपडेशंस होंगे वो भी मैं क्लास में ही आपको करवाऊंगा।
ठीक है। हाँ जी, 12th बायो। वाई बायो? वी आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज। बेटा वाई ह्यूमैनिटीज? आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। क्यों किसी इंजीनियर को ये पढ़ने की आवश्यकता है? ठीक है। इसके अलावा आप अपनी जिंदगी में बहुत वक्त पाते हैं, तो आप फाइनल फाइनल रिवीजन के लिए कौन सा स्टैटिक का जो फाइनल रिवीजन होगा उसके लिए उड़ान पढ़ सकते हैं। ठीक है। फाइनल रिवीजन के लिए आपको पढ़नी है एक बुकलेट जिसे हम कहते हैं उड़ान। ठीक है। बेसिक्स के लिए अगर आपको एनसीईआरटी वाला प्रोवाइड है, मुझे बता दो, क्या एनसीईआरटी वाला की बुकलेट आपको मिली है? ठीक है। तो ये आपका स्टडी मटेरियल सोर्स होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये। ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी वाला तो है, यूपीएससी वाला पढ़ लें। क्योंकि एनवायरमेंट की कोई एनसीईआरटी है ही नहीं। नहीं, बेसिक के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास में रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर आप फॉर द टाइम बीइंग फॉर द टाइम बीइंग आप YouTube पर मेरे लेक्चर देख सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आप YouTube पर ओनली आईएएस यूपीएससी पे इन्वायरमेंट के मेरे लेक्चर्स हैं, वो आप देख लें। ये आपके बेसिक्स को कवर भी कर देंगे, ये बेसिक्स को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, और एडवांस तक भी ले जाएंगे। और बताओ, जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक ये काम कर लो। ओनली आईएएस यूपीएससी चैनल पर आपको मिल जाएगा। है ना? बाकी अगर और कुछ नहीं है तो आप दीपेंद्र_ज्योग्राफी का एक्सप्लोर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे आप मुझसे कनेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर कोई परेशानी हुई तो। क्या आई जस्ट वांट टू बी इन टच विद माय स्टूडेंट्स, है ना? आज से स्टार्ट कर दो, जब आपको टाइम मिले तब आपको ये कर देना है। यूपीएससी वाला की बुक अभी आप ना पढ़ें। ठीक है, दीपेंद्र और अंडरस्कोर डालेंगे तो ज्योग्राफिका के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बुकलेट आप बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जनरली जिन्होंने मुझे मैसेज किया मैंने उनके सबके रिप्लाई किए हैं वहां पे। ठीक है, ये मेरा नाम है, इसके नीचे अंडरस्कोर लगाएंगे और इतना लिखेंगे, आपको मिल जाएगा। सब लोग मैं चाहता हूं कि वहां पहुंचे और मुझे बता दे क्या आपको आगे आने वाले समय में आवश्यकता है, जरूरत है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल कनेक्ट विद यू ऑल। ठीक है।
डन रहा? जो नॉन इंस्टा वाले हैं वो टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लें। ठीक है, बेस के लिए नहीं है, मैंने लिखा है फॉर फाइनल रिवीजन। फॉर फाइनल रिवीजन मैंने बोला है उड़ान। डन? चलिए, तो ढूंढेंगे तो खुदा भी मिल जाता है, हम तो क्या ही हैं, है ना? आप ढूंढिए थोड़ा सा, आपको सब मिलेगा। तो ये हमारा आज ब्रिज कोर्स का जो पहला लेक्चर था, उसके अंदर मैंने आपको बेसिक्स बताया कि कैसे कैसे हमने इन सब चीजों को कवर करना है और आगे चल के हम कैसे इसको डील करने वाले हैं। सो दिस इज समथिंग, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये जो पहला लेक्चर है हमारा, ओहो, जो हमारा ये पहला लेक्चर है, ये है ब्रिज कोर्स, जिसमें हमने आज समझा अंडरस्टैंड इकोलॉजी। ठीक है, तो ये आज की क्लास का मुद्दा था, जिसके अंदर हमने कैसे प्रोसीड करना है, क्या अप्रोच रहेगा, उन सब चीजों को हमने ध्यान से देखा। इसके बाद मैंने आपको बता दिया है यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, आप उनको फॉलो कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट आता है आप मुझे इंस्टा पे कनेक्ट कर लें, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लें, आपके पास बहुत सारे माध्यम है जिससे आप हमसे बात कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको जैसे ही वक्त मिलता है मैं आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं। ठीक है, और आपके रिस्पॉन्स भी देता हूं। जैसे जैसे हमें आगे चलता रहेगा कि आप लोगों से कनेक्ट होते रहेंगे, वैसे वैसे मैं आपकी हर तरीके से मदद करने को तैयार हूं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप सब लोगों को ये सब समझ में आया, राइट? Thank you so much for so cordial with me, and I would request you all to please focus on the present, not on what you have done in the past, and don't overthink about future. Control the present, you will definitely get success. My all the wishes are with you, and I firmly believe everyone and anyone out of you can clear this exam, and that too in very first attempt. Hasta la vista. Bye bye, guys. Thank you so much. See you next time.